हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 का अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जो रिफ्रैक्शन होता है उसको हमें पढ़ना है। टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब लेट अस डू एन एक्टिविटी। तो एक ग्लास स्लैब से जो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है उस प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। अब ये एक्टिविटी 10.10 दी गई है। इसमें हमें क्या करना है, फिक्स ए शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पिन। हमें एक ड्राइंग बोर्ड लेना है, उस पर एक व्हाइट पेपर की शीट लगा देनी है ड्राइंग पिन्स का इस्तेमाल करते हुए। दूसरा, प्लेस अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ओवर द शीट इन द मिडल। फिर हमें क्या करना है, शीट जो हमने पेपर की शीट लगाई है इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रख देना है। फिर ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द स्लैब विद ए पेंसिल, लेट अस नेम द आउटलाइन एज ABCD। फिर जो हमने रेक्टेंगुलर स्लैब रखी है पेपर के ऊपर उससे उसकी आउटलाइन बनानी है और इस आउटलाइन को नाम दे देना है ABCD। फिर क्या करना है, 4 आइडेंटिकल पिंस लेनी है। फिर फिक्स 2 पिंस से E एंड F वर्टिकली सच दैट द लाइन जॉइनिंग द पिंस इज इंक्लाइंड टू द एज AB। फिर हमें 2 पिंस लेनी है E और F, उनको इस तरीके से पिन करना है कि जो ग्लास स्लैब की एज है AB वाली साइड है उस पर वो वर्टिकली जाकर इंक्लाइंड हो, यानी एक एंगल से जाकर उस पर कट करे। अब ये आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कैसे करना है। मान लीजिए हमने एक ड्राइंग बोर्ड लिया, उसके ऊपर ये पेपर रख दिया है, फिर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिया इस तरीके से। फिर हमें क्या करना है, इसकी चारों तरफ से आउटलाइन बना देनी है, ये हमें हटा लेना है। आउटलाइन बनाकर फिर हम जो हमने ये चारों तरफ इसकी आउटलाइन बनाई थी ABCD इसको नाम दे देना है। फिर दोबारा से इसको हमें वहां पर रखना है, ग्लास स्लैब को हम यहां पर पुट करेंगे। फिर हमने क्या किया, 2 पिंस ली, एक पिन यहां पर लगाई, एक पिन यहां पर लगाई, E पॉइंट पर और F पॉइंट पर। हमें पिंस इस तरीके से लगानी है कि जब हम इन पिंस को जोड़ेंगे तो ये जो हमने ग्लास स्लैब ली थी उसकी AB साइड को काटेंगे और एक एंगल से काटेंगे। हम यहाँ पर इसको सीधी भी लगा सकते थे, लेकिन जब हम यहाँ पर इसको लगाएंगे यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, इंक्लाइंड नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना है, थोड़ा तिरछी लगानी है जिससे वो क्या करे, ये नॉर्मल हमने इस पर डाला, जब हम इन दोनों पिंस को जोड़ेंगे तो नॉर्मल और इसके बीच में एक एंगल बनना चाहिए। यहाँ तक अब हमने पढ़ा है। फिर अगला पॉइंट है, लुक फॉर द इमेजेस ऑफ द पिंस E एंड F थ्रू द ऑपोजिट एज। फिर हमें क्या करना है, जो स्लैब की जो दूसरी ऑपोजिट एज है उससे हमें E और F पॉइंट की जो हमने पिंस लगाई हैं उनकी इमेज देखनी है। फिक्स 2 अदर पिंस से G एंड H सच दैट दीज पिंस एंड द इमेजेस ऑफ E एंड F लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। और फिर हमें क्या करना है, 2 पिंस और लेनी है, G पिन और H पिन, और इन पिन को इस तरीके से लगाना है कि E पॉइंट की जो इमेज थी, F पिन की जो इमेज थी, वो दोनों एक स्ट्रेट लाइन में लाई करती हूं। देखिए यहां पर किस तरीके से करना है मैं आपको यहां पर बता देता हूं। अब देखिए, मान लीजिए ये स्लैब है, ग्लास स्लैब, इधर E पॉइंट F पॉइंट। तो हमें क्या करना है, जो इसकी ऑपोजिट वाली साइड है यानी ये वाली, इधर तो EF पॉइंट है, इधर ये इसकी ऑपोजिट वाली साइड है, तो इस साइड से हमें ग्लास स्लैब से होते हुए इनकी इमेज देखनी है। जब हम इस साइड से क्या देखेंगे, E और F की इमेज देखेंगे तो वो हमें थोड़ी इधर शिफ्ट हुई दिखाई देगी, वो हमें शिफ्ट हुई दिखाई देगी, यानी अपनी ओरिजिनल प्लेस से इधर उधर दिखाई देगी। तो जहां पर भी हमें वो इमेज दिख रही है उस इमेज से हमें एक स्ट्रेट लाइन इमेजिन करनी है। मान लीजिए E और F की इमेज हमें यहां दिखाई देने लगी, तो इस E और F से हमें क्या करना है, इनकी एक स्ट्रेट लाइन को इमेजिन करना है। यहां से एक स्ट्रेट लाइन को खींचते जाएंगे और इस वाली साइड पर ले आएंगे। मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन आ रही है यहां पर, तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट G और H, 2 पिन यहां पर लगा देंगे। हमें एक्चुअल जो पिन है उनसे इमेजिन नहीं करना, बल्कि जो इनकी इमेज दिखाई देगी उससे एक स्ट्रेट लाइन को इमेजिन करना है, और जहां पर ये C और D को काटते हुए आगे जाएगी वहां से फिर हमें 2 पॉइंट 2 पिन और लगा देने हैं, G पिन और H पिन। देखिए अगर आप इसको यहां पर स्ट्रेट आगे खींचेंगे तो ये आपको कहीं कहीं यहां पर दिखाई देगी, यानी E और F की इमेज हमें यहां पर दिखाई देगी। तो E और F की इमेज से हमने G और H पिन को लगा दिया। अब क्या है, रिमूव द पिंस एंड द स्लैब। फिर हमें क्या करना है, पिंस को रिमूव कर देना है और स्लैब को भी हटा देना है।
join the position of the tips of the pins E and F and produce the line up to AB। फिर हमें क्या करना है, E पिन और F पिन की जो पॉइंट थी, टिप थी, उनको ज्वाइन करना है, एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है और स्ट्रेट लाइन वहां तक खींचनी है जहां तक ये ए बी को कट कर दे। इसी तरीके से जो ई एफ है वो ए बी पर ओ पॉइंट पर जाकर मिलेगी। फिर क्या करना है, सिमिलरली ज्वाइन द पोजिशन ऑफ द टिप्स ऑफ द पिन्स जी एंड एच। इसी तरीके से जो जी एच पिन थी उनकी टिप को हमें ज्वाइन करना है और इसको आगे तक प्रोड्यूस करेंगे जहां पर ये सी डी जो लाइन है उसको काटेगी। तो जो एच जी लाइन है वो सी डी को ओ डैश पर काट रही है। आपको यहां पर मैं दिखा देता हूं, यहां पिन लगी हुई थी, यहां पिन हटा ली हमने, तो जो ये पॉइंट है इनको हमने ज्वाइन किया, आगे तक ज्वाइन किया, आगे तक ज्वाइन करेंगे जहां पर ये ए बी को काटेगी। तो जो ये ई एफ लाइन है ये ए बी को ओ पॉइंट पर काटेगी। इसी तरीके से जो जी एच पॉइंट थे यहां से पिन निकाली, यहां से पिन निकाली, इसको आगे प्रोड्यूस किया, ये सी डी को यहां पर काटेगी, इसको नाम दे दिया ओ डैश। जोइन ओ एंड ओ डैश आल्सो प्रोड्यूस ई एफ अप टू पी। फिर हमें क्या करना है, ओ और ओ डैश को ज्वाइन कर देना है। फिर जो ई एफ लाइन है उसको आगे स्ट्रेट प्रोड्यूस करना है पी पॉइंट तक, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अब अगला पॉइंट क्या हुआ, हमने ओ पॉइंट ओ डैश पॉइंट को इस लाइन से ज्वाइन कर दिया। साथ ही साथ हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये ई एफ लाइन है ये तो इस तरीके से जा रही थी, तो इस ई एफ लाइन को हमें आगे स्ट्रेट प्रोड्यूस करना है। इसे आगे हम यहां तक प्रोड्यूस करते जाएंगे डॉट डॉट लाइन से और पी पॉइंट तक प्रोड्यूस कर देंगे। ये इतना इस एक्टिविटी में दिया गया है। इन दिस एक्टिविटी यू विल नोट दैट द लाइट रे हैज चेंज इट्स डायरेक्शन एट पॉइंट्स ओ एंड ओ डैश। इस एक्टिविटी में आप ये नोट करेंगे कि जो लाइट की रे है उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। कौन से पॉइंट में, ओ पॉइंट से ओ डैश पॉइंट तक। नोट दैट बोथ द पॉइंट ओ एंड ओ डैश लाई ऑन द सरफेस सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। यहां पर नोट करने वाली बात है कि दोनों पॉइंट ओ पॉइंट और ओ डैश पॉइंट कहां पर मौजूद हैं, जहां पर दो ट्रांसपेरेंट मीडिया आपस में सेपरेट हो रहे हैं उनके सरफेस पर। आप अगर देखिए ये जो ई एफ लाइन थी ये जानी चाहिए थी बिल्कुल सीधी, यानी डॉट डॉट वाला पाथ है इससे बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही हमने ग्लास स्लैब लगा दी ये यहां तक आएगी, यहां से आने के बाद वो अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज कर लेगी, थोड़ी तिरछी हो जाएगी। जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन यहां तक आएगी, थोड़ी बैंड होगी, बैंड होने के बाद थोड़ी इस रास्ते से जाएगी। आप यहां पर देख सकते हैं। और जो ओ पॉइंट है और ओ डैश पॉइंट है ये दो ट्रांसपेरेंट मीडिया जहां पर सेपरेट हो रहे हैं वहां पर है। यहां पर एयर है, यहां पर ग्लास है, तो दो मीडियम आपस में सेपरेट हो रहे हैं, उसके सरफेस पर ये लाई कर रहा है। इसी तरीके से जो ओ डैश पॉइंट है ये ग्लास है, ये एयर है, तो दो ट्रांसपेरेंट मीडिया आपस में सेपरेट हो रहे हैं, वहां पर ये लाई कर रहा है। अब इसमें एक और बात, ये जो ओ पॉइंट और ओ डैश वाली लाइन थी ये अगर हम इसको यहां से सीधी प्रोड्यूस करें तो ये जानी चाहिए थी कुछ ऐसे। ओ और ओ डैश को जब हम सीधा प्रोड्यूस करेंगे कुछ ये ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये यहां पर भी थोड़ी बैंड हो गई, इस रास्ते सीधे रास्ते से न जाकर थोड़ी यहां पर भी मुड़ गई। तो आप देख सकते हैं जहां पर दो ट्रांसपेरेंट मीडिया सेपरेट हो रहे हैं वहां पर लाइट की बैंडिंग हो रही है। अब आगे पढ़ते हैं। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एन डैश टू ए बी एट ओ एंड अनदर परपेंडिकुलर एम डैश टू सी डी एट ओ डैश। फिर हमें क्या करना है, ओ पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एन डैश, ओ डैश पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एम डैश। ये आप यहां पर देख सकते हैं, ओ पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ये डॉट डॉट लाइन से हमने ड्रॉ किया, एन और एन डैश परपेंडिकुलर, यानी ए और बी इसके बीच में ये 90 डिग्री का एंगल। इसी तरीके से इस ओ डैश पॉइंट पर भी एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, एम और एम डैश, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री। द लाइट रे एट पॉइंट ओ हैज एंटर्ड फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम दैट इज फ्रॉम एयर टू ग्लास। नोट दैट द लाइट रे हैज बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। आप यहां पर देख सकते हैं जो लाइट रे है वो ओ पॉइंट पर एयर से ग्लास में एंटर हुई है। ये हमारा ग्लास है, ये हमारी एयर मीडियम है। तो एयर क्या होता है, ग्लास के मुकाबले रेयर मीडियम होता है, हल्का मीडियम होता है, ग्लास डेंस मीडियम होता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं जो लाइट रे है वो इस तरीके से जानी चाहिए थी,
यहाँ पर लाइट रे आई, जैसे ही ग्लास में एंटर कर गई वो थोड़ी इधर मुड़ गई, यानी जो हमने ये ड्रॉ किया है ये लाइट रे नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। तो इससे हमें क्या पता चला, जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी वो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। At O dash, the light ray has entered from glass to air, that is from a denser medium to rare medium. O डैश पर इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है, जो लाइट रे है वो ग्लास से एयर में जा रही है, यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। द लाइट रे हेयर हैज बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ पर जो लाइट रे होगी वो नॉर्मल से दूर की तरफ बैंड होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लाइट रे यहाँ तक आ गई। अब लाइट रे जानी चाहिए थी ऐसे बिल्कुल सीधी, लेकिन थोड़ी ऐसे मुड़ गई, यहां से इस तरफ मुड़ गई। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर ये ग्लास है, यहां पर ये एयर है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। तो यहां पर क्या हुआ, जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, भारी से हल्के मीडियम में जा रही है। तो जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी वो नॉर्मल से दूर की तरफ बैंड होगी। आप देख सकते हैं नॉर्मल हमने किया, इससे दूर की तरफ बैंड हुई। यहां पर रेयर से डेंसर में गई तो नॉर्मल की तरफ मुड़ी, यहां से डेंसर से रेयर में गई तो नॉर्मल से दूर की तरफ मुड़ी। ये आपको याद रखने हैं 2 पॉइंट। ये 2 पॉइंट क्या हैं, लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर करेगी तो नॉर्मल से दूर की तरफ बैंड होगी, अवे बैंड होगी। कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट बोथ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी एंड सी डी। यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दोनों सरफेस पर, वो हमें कंपेयर करना है। आप यहां पर देखेंगे ये एंगल I1 है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इस वाले मीडियम है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यहां पर क्या होगा, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा ये वाला एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम आएगा, क्योंकि देखिए नॉर्मल और इसके बीच में अगर ये सीधी जाती तो ये दोनों बराबर आते हैं, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई तो ये एंगल डिक्रीज हो गया। इसी तरीके से आप यहां पर देखेंगे ये लाइट रे आई, ये नॉर्मल और इसके बीच में बन रहा है, ये इससे दूर जा रही है, तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा, यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। यहां पर इंसिडेंस एंगल ज्यादा है, रिफ्रैक्शन एंगल कम है, यहां पर इंसिडेंस एंगल कम है, रिफ्रैक्शन एंगल ज्यादा है, क्योंकि दूर की तरफ बैंड हो रही है। इन फिगर 10.10 ए रे EO इज ओब्लिक्यूली इंसिडेंट ऑन सरफेस AB। तो इस फिगर 10.10 में हमने क्या देखा, एक रे है EO, यहां से लेकर EO, ये जो AB ये सरफेस है इस पर आकर पड़ी, ओब्लिक्यूली का मतलब तिरछी पड़ी, इंसिडेंट हुई, जिसको इंसिडेंट रे कहते हैं। O डैश इज द रिफ्रैक्टेड रे एंड O डैश H इज द इमर्जेंट रे। यहां पर जो O डैश है ये रिफ्रैक्टेड रे है, O डैश H इमर्जेंट रे है। आप यहां पर देख सकते हैं ये रे आई, ये क्या है, इंसिडेंट रे। फिर यहां पर आई ये रे होगी यहां से O से O डैश तक, ये होगी रिफ्रैक्टेड रे। फिर ये आप यहां देख सकते हैं O डैश से जो ये H है यहां से यहां तक की जो रे होगी ये कहलाती है इमर्जेंट रे। ये 3 रे आपको याद रखनी है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। यू मे ऑब्जर्व दैट द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के पैरेलल है। आप यहां पर देख सकते हैं ये हमारी इमर्जेंट रे है, ये हमने इसको अगर हम सीधी इसको, ये इंसिडेंट रे है, ये अगर हम इसको सीधी प्रोड्यूस करें तो ये कुछ यहां पर आएगी। अब ये हमारी ये इमर्जेंट रे है, इसको अगर यहां से प्रोड्यूस करें आगे हमने ये प्रोड्यूस करी यहां पर इसको, ये आप देख सकते हैं, आप स्केल की सहायता से सीधी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, जो ये हमारी इंसिडेंट रे है और जो ये इमर्जेंट रे है ये एक दूसरे के पैरेलल आई। तो इससे हमें क्या पता चला, इंसिडेंट रे पैरेलल होती है इमर्जेंट रे के। Why does it happen so? ऐसा क्यों होता है, इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के पैरेलल क्यों आती है? The extent of bending of the ray of light at the opposite parallel faces AB, air to glass interface, and CD glass to air interface of the rectangular glass slab is equal and opposite. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो बेंडिंग की जो एक्सटेंट थी, रे ऑफ लाइट जितना बेंड कर रही थी AB पर,
ए बी जो इंटरफेस था जितना इस पर बैंड कर रही थी उसका ऑपोजिट उतना ही सी डी पर बैंड कर रही थी। आप ये देख सकते हैं ये रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट जितना इधर बैंड करेगी यहां से आएगी, जितना इधर बैंड करेगी उसके ऑपोजिट उतना इधर बैंड करेगी। ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए रे ऑफ लाइट आई, ये इधर बैंड कर गई, यहां से ये 2 डिग्री एंगल बैंड कर गई, यानी 2 डिग्री लेफ्ट की तरफ बैंड हो गई। अब क्या होगा, जब ये एयर से ग्लास में आई, अब ग्लास से एयर में जा रही है, तो ये रे ऑफ लाइट क्या करेगी, 2 डिग्री राइट की तरफ बैंड होगी। यानी अगर यहां पर 2 डिग्री लेफ्ट की तरफ बैंड हो रही है तो इसका ऑपोजिट यहां पर 2 डिग्री ही राइट की तरफ बैंड होगी, इक्वल एंड ऑपोजिट बैंड होगी। तभी जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल आती है, क्योंकि बैंडिंग इक्वल और ऑपोजिट होती है दोनों सरफेस पर। दिस इज वाई द रे इमर्जेस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। इसी के कारण जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल आती है। हाउएवर द लाइट रे इज शिफ्टेड साइडवर्ड स्लाइटली, लेकिन जो लाइट रे होती है वो थोड़ी साइड में शिफ्ट हो जाती है। साइड में कैसे शिफ्ट हुई, रे जो लाइट है वो इधर जानी चाहिए थी लेकिन वो इधर से निकल रही है, यानी इतना पार्ट उसका शिफ्ट हो गया, इंसिडेंट रे का हमारा इतना पार्ट शिफ्ट हो गया। What happens when a light ray is incident normally to the interface of the two media? इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा अगर कोई लाइट रे किसी भी 2 मीडिया के इंटरफेस पर नॉर्मली पड़ेगी, यानी 90 डिग्री से पड़ेगी। तो आपको याद रखना है कोई भी लाइट रे जब किसी 2 मीडियम के इंटरफेस पर, यानी एयर और ग्लास का जो ये इंटरफेस है यहां पर ये मिल रहे हैं, यहां पर 90 डिग्री से पड़ेगी ये इंसिडेंट रे, तो इसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये सीधी आएगी और सीधी निकल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट करेगी 2 मीडिया के इंटरफेस पर तो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। नाउ यू आर फेमिलियर विद द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखा। रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसमिटेड मीडिया टू अनदर। अब ये क्वेश्चन उठता है इसमें कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है। रिफ्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी एयर में, यहाँ पर जब वो ग्लास में एंटर करेगी उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। यहाँ पर ग्लास में उसकी स्पीड कम होगी, जब वो एयर में एंटर करेगी उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। तो रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, लाइट क्यों बैंड हो रही है, क्योंकि एक मीडियम से जब वो दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है। एक्सपेरिमेंट शो दैट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉज। और एक्सपेरिमेंट ये बताते हैं कि जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो कुछ लॉज के कारण होता है, यानी रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉज हैं। अब ये लाइट के रिफ्रैक्शन के लॉज है। पहला है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसमिटेड मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन। इसमें वही है कि जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, और इंटरफेस पर जो नॉर्मल डाला जाता है वो इंसिडेंस के पॉइंट पर सभी एक प्लेन में लाई करते हैं। इस प्रकार का लॉ हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। ये आप देख सकते हैं, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। ये इंसिडेंस के पॉइंट पर सभी ये भी और ये भी इंसिडेंस के पॉइंट पर एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये आपको याद रखना है। दूसरा है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो किसी भी गिवन कलर की लाइट है हमारे पास, मतलब रेड कलर की लाइट हो, ग्रीन कलर की लाइट हो, किसी भी गिवन कलर की जो हमारे पास लाइट है और गिवन पेयर ऑफ मीडिया यानी मीडियम, मान लीजिए यहाँ पर ये एयर मीडियम है, ये वाटर मीडियम है, वाटर ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, यानी पेयर ऑफ मीडिया कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ग्लास हो सकता है, यहाँ पर वाटर हो सकता है, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर वाटर, यहाँ पर एयर, यहाँ पर ग्लास हो सकता है। तो किसी भी कलर की लाइट के लिए और किसी भी मीडियम के पेयर के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो साइन होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, इनका जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। दिस लॉ इज ऑल्सो नाउन एज स्नेल्स लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन। इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। और ये दिस इज ट्रू फॉर एंगल 0 लेस देन i डिग्री लेस देन 90 डिग्री। और स्नेल्स लॉ कब
ट्रू होता है, स्नेल्स लॉ तभी वैलिड होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से तो बड़ा होगा, 90 डिग्री से कम होगा। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए? 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। 0 से 90 नहीं, क्या लिखेंगे हम? इसे हम लिखेंगे बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 0 से बड़ा होगा, 90 डिग्री से कम होगा, तब स्नेल्स लॉ हमारा लगेगा। इफ आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देन ये देखिए यहां पर ये हमने एक नॉर्मल डाला, यहां पर एक लाइट आई, एयर रेयर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट रहता है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट। तो जो ये कांस्टेंट वैल्यू है ये क्या कहलाती है? सेकंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेस्पेक्ट में उसका रेशियो। लेट अस स्टडी अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सम डिटेल। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम अगले टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? अब मान लीजिए जो एयर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, n1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से डिनोट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है इसका, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो ये आया यहां पर साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट। ये क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट। इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जिसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं उसको बाद में लिखते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिखते हैं हम n2 अपॉन n1। तो इससे हमने क्या याद किया? इससे हमारा जो फार्मूला आया साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 या फिर n21। ये कांस्टेंट की वैल्यू होती है ये वाली। दोस्त ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल्स के लिए। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।